तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है बैकग्राउंड। लास्ट क्लास में हमने बॉर्डर इमेज वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। या फिर हम एक काम करते हैं, एडवांस को रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से, ताकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स इसमें ऐड हुए हैं वो भी देख लें इस चीज़ को। तो पहला टॉपिक है हमारा राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर जो आप लोग फोटोशॉप वगैरह में बॉर्डर को कॉर्नर से रेडियस देते हो, ये उस चीज़ के लिए होता है। सो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से ओपन कर लेंगे फोटो पी ऑनलाइन फोटोशॉप, और यहाँ से हम बनाएंगे एक न्यू फाइल। न्यू फाइल आप यहाँ से बनाइए इसमें, और जो भी साइज़ आप रखना चाहें डिफाइन कर लो, लाइक 800 पिक्सल्स बाय 800 पिक्सल्स एंड क्रिएट। तो राउंडेड के लिए आपको वेक्टर टूल चूज़ करने होते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर रेडियस। तो जैसे हमने यहाँ पर 20 पिक्सल्स का डिफाइन किया है, तो जो भी आप शेप्ड बनाएंगे उसके कॉर्नर आपको इस तरह से राउंडेड मिलेंगे। सेम यही चीज़ अगर हमें CSS में अचीव करना है तो उसके लिए आपको लगाना होगा क्या, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। तो द CSS border radius property defines the radius of an element's corner tip. This property allows you to add a rounded corner to elements. So हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, 1, 2 एंड 3, और तीनों को हमने अलग अलग चीज़ों पर अप्लाई किया है। जैसे कि ये एक डिव के ऊपर आप देख रहे हैं, ये एक आपका अलग एलिमेंट के ऊपर है, और इसको हमने इमेज के ऊपर अप्लाई किया है। हर्ष किस बैच में है? सर इससे बाद वाले बैच में 10:30 वाले में ठीक तो है। जल्दी कर दिया आप क्लास। ये अब आपके ना एग्ज़ाम आ चुके हैं आपके, तो इसलिए ना बैक टू बैक रहेगी। 9 to 10:30 भी होगी, 10:30 to 12 भी होगी आपकी। अच्छा। ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके सर। तो इस वाले बैच में उधर आपका बेसिक चल रहा है CSS, इधर एडवांस हमने स्टार्ट किया ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए टाइमली। बस इस बैच में ध्यान रखना, 9 to 10:30 की अटेंडेंस नहीं छूटनी चाहिए किसी की भी। बाकी 10:30 वालों का तो बाद में हो गई। तो चलिए देखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राउंडेड कॉर्नर किस तरह से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स क्रिएट किए हैं। ओपन करेंगे अपना एग्जाम्पल और Ctrl+U प्रेस करेंगे, और यहाँ देखें तो ये तीनों हमने किस पर अप्लाई किया हुआ है, पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है। तो बॉर्डर का जो रेडियस होता है वो किसी भी एलिमेंट को दिया जा सकता है, बस कंडीशन क्या है, वो ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। तो पैराग्राफ क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो हमने क्या कर रखा है, पैराग्राफ को यहाँ पर एक विड्थ और हाइट ऑफर की हुई है। तीनों जगह पर विड्थ हाइट क्या है, सेम है। ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस वाले पार्ट में, थर्ड वाले में हमने एक इमेज को भी रखा हुआ है बैकग्राउंड के अंदर, जिससे आपको क्या फील होता है कि आपका इमेज के ऊपर बॉर्डर रेडियस है। यहाँ पर हमने कोई फिल कलर नहीं रखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ को बॉर्डर ऑफर किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बॉर्डर ना रखे, हमने क्या डाला है, बैकग्राउंड कलर, और उसके ऊपर हमने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करके देखा है। तो आप इस तरह से बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई करा सकते हो। डिफरेंस देखें, बैकग्राउंड कलर के साथ है, यहाँ पर ओनली बॉर्डर के साथ हम लोग बॉर्डर रेडियस को ट्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड इमेज के साथ देख रहे हैं। सो border radius property is actual a shorthand property for the border top radius, border top right radius, border bottom right radius and border bottom left। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे कभी कस्टम बॉर्डर अप्लाई करना हो रेडियस कॉर्नर पर अलग अलग, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोगों ने शॉर्ट हैंड डाला तो चारों साइड से 25 का ही रेडियस होगा, और अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि भाई मेरे को 15, 50, 30 और 5, तो ये किस तरह से अप्लाई होगा, 15 जाएगा आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, 50 होगा आपका टॉप राइट कॉर्नर, और थर्ड वैल्यू आपकी होगी यानी कि 30 पिक्सल्स बॉटम राइट कॉर्नर, एंड 5 पिक्सल्स आपका कहाँ मिलेगा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। अगर आपने 3 पेयर में अप्लाई किया, 4 पेयर में ना करके, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा टॉप, 50 होगा राइट और लेफ्ट के लिए, और 30 आपका होगा बॉटम से। इसी तरह से अगर आप ये अप्लाई करते हो डबल मोड में, तो आपका टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से अप्लाई होगा, और अगर इस तरह से अप्लाई करोगे तो चारों साइड से इक्वल मिलेगा। तो इन सब का एग्जांपल आप यहाँ देखोगे, ओपन करेंगे, कितना बॉर्डर रेडियस है, 15,
फ्रॉम लेफ्ट टॉप, 50 फ्रॉम राइट टॉप, 30 फ्रॉम राइट बॉटम, 5 फ्रॉम लेफ्ट बॉटम। इसी तरह से 15, 50, 30, तो 15 लेफ्ट टॉप, 50 राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम एंड 30 पिक्सल्स फ्रॉम राइट बॉटम। 15 एंड 50, तो 15 आपका टॉप और बॉटम, और ये वाला आपका राइट टॉप और राइट बॉटम, सॉरी लेफ्ट बॉटम, एंड 15 वाला आपका चारों साइड से इक्वल मिलेगा। तो कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है ऐसा कि हमें कस्टम अपना कुछ बनाना है स्टाइल, तो अपना बना सकते हो आप। इसी तरह से बॉर्डर को इलिप्टिकल भी किया जा सकता है, बस आपने बॉर्डर रेडियस में जो भी रेडियस आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डिवाइड करिए अपनी खुद की वैल्यू से एक, और आप यहाँ देखेंगे आपको एक इस तरह से इलिप्टिकल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। और प्रॉपर राउंड अगर करना चाह रहे हो आप, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा है, बॉर्डर रेडियस को 50% अप्लाई किया हुआ है, तो इस केस में ये ओवल बना, परफेक्ट सर्कल नहीं बना है। तो कंडीशन क्या है कि 1:1। सो एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर परफेक्ट सर्कल अचीव करना चाह रहे हैं तो नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड में आप प्रेस करें कंट्रोल ओ और अपना यूआरएल ओपन करिए। यहाँ पर हम अपनी हाइट जो 150 है अभी उसको क्या कर देते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर रीलोड करेंगे आपको एक परफेक्ट सर्कल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बॉर्डर में इमेज। ये वैसे लास्ट क्लास डिस्कस हो चुका है, लेकिन दो बैच मर्ज हुए एक जगह, तो इसलिए दोबारा से देख रहे हैं हम लोग इसको। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर बॉर्डर कहीं पर अप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डाल देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या होगा उसका, ब्लैक होगा। तो ये बॉर्डर आ गया हमारा। तो बॉर्डर के अलग अलग स्टाइल होते हैं, इसकी थिकनेस को हम लोग बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ये देखिए। और जैसे होता है सॉलिड, ऐसे होता है आपका डॉटेड, और ये आपको डॉटेड मोड में दिखाई देगा। इसी तरह से डैश, ठीक है, ग्रूव, ठीक है। लेकिन ग्रूव के केस में आपने ये ध्यान रखना है, थोड़ा जूम करके देखें तो आपको फ़र्क पता चल रहा होगा। कुछ बेवल एम्बॉस सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कलर कुछ डिफरेंट रखें, बॉर्डर का ब्लैक कलर ना रखें, जैसे रेड कलर। अब यहाँ देखो, पता चल रहा है। तो ये अगर आप इस तरह का कोई बॉर्डर डालें तो सर्कल पर ट्राई मत करो, इसको किसी रेक्टेंगल या किसी स्क्वायर पर ट्राई करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर ऐसे जॉइंट से फील होंगे, ये दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी पे इसको अप्लाई करके देखेंगे, यहाँ से रिमूव और ऊपर पेस्ट, रिफ्रेश करिए और यहाँ देखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह का मिलेगा, इसमें भी थोड़ा इलिप्टिकल बॉर्डर डाला हुआ है। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आपको इसमें ऐसा जॉइंट पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप के अंदर आपको एक तो बॉर्डर बेवल एम्बॉस का फील देगा, एक तरफ डार्कर पॉइंट आपको बाहर मिलेगा, अदर साइड में डार्कर पॉइंट आपको अंदर की तरफ दिखाई देता है। इसी तरह से आपका एक और इफेक्ट आता है रिज, स्टाइल चेंज होगा आपका। अब देखो लाइट क्या हो गया, बाहर डार्कर पॉइंट अंदर। अगर आपको बेवल एम्बॉस नहीं चाहिए तो आप लिखते हैं सिंपल इनसेट, तो बेवल एम्बॉस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब देखो एक तरफ प्रॉपर डार्क होगा, एक तरफ प्रॉपर लाइट होगा। लाइट को अगर लैपटॉप में लेके जाना है तो लिखिए आउटसेट, तो अब लाइट देखो इधर आ जाएगा और शेडो पार्ट आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल अलग अलग 8 स्टाइल होते हैं। और एक और आपका आता है डबल, यानी कि इसमें आप डबल बॉर्डर एक्सपीरियंस करेंगे इस तरह से।
विनय। ये हो गया हमारा बॉर्डर। सो काफ़ी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको बॉर्डर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई इनपुट टाइप फॉर्म फील्ड बनाया, पेज को रिलोड करिएगा वेब ब्राउज़र में, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखाई दे रहा है, बॉर्डर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे सिनेरियो में हमें बॉर्डर को रिमूव भी करवाना पड़ता है। कई बार हम नहीं चाहते कि हमारा बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस इनपुट का बॉर्डर हटाने के लिए इसका मान लेते हैं कि इसका टाइप है टेक्स्ट। यहाँ जाइए, आप लिखेंगे इनपुट फील्ड, इसका बैकग्राउंड कलर हम रखना चाहते हैं लाइक FC0। चेक करके देखो आ गया, लेकिन बॉर्डर हमें नहीं रखना है, तो क्या लिखेंगे, बॉर्डर नन। तो बॉर्डर में एक प्रॉपर्टी और आती है, वो क्या होती है, नन होती है। एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का यूज़ कब करते हैं, जब आपको बॉर्डर में इमेज डालनी हो, जो टॉपिक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला टॉपिक। तो अगर आप अपने बॉर्डर में चाहते हो कि इमेज अप्लाई हो जाए, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, बॉर्डर के अंदर ट्रांसपेरेंट। समझ आ गया सारे प्रॉपर्टीज। तो चलो, इस प्रॉपर्टी को सीखने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ों को ट्राई किया था, इसको ज़रा हटा देते हैं यहाँ से। इसको सेव करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट मोड में ले आते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, Ctrl+S, सब कुछ पहले जैसा हो गया, हटाइए इसको। तो चलिए सीखते हैं बॉर्डर में इमेज। विद द CSS border image property you can set an image to be used as the border around an element। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल देखे हैं, सॉलिड, डैश, डॉटेड, डबल, रेज, इनसेट, आउटसेट, ठीक है, तो उनकी जगह पर आप इमेज को भी ट्राई करा सकते हो। तो क्या करें, the CSS border image property allow you to specify an image to be used instead the normal border around an element. The property has 3 parts. First, the image to use as the border. Second part, where to slice the image. And third part, define whether the middle sections should be repeated or stretch। यानी कि अगर ये मेरा बॉर्डर है, तो ये जो बीच के पॉइंट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये रिपीट होने चाहिए या स्ट्रेच होने चाहिए। सो वी विल यूज़ दी फॉलोइंग इमेज कॉल्ड border.png। लास्ट क्लास में हमने इसको आपको बना के दिखाया था, एक बार दोबारा से सीख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। आप यहाँ से इसमें आएंगे और बॉर्डर रेडियस हमें इसमें नहीं रखना है, इसको करेंगे 0। इसके बाद जिस साइज़ का भी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ जाके अपना डायमेंशन पुट कर लेंगे लाइक 20x20 एंड ओके। तो ये देखो आपकी शेप बन के इसमें रेडी हो गई। इसके बाद इसको आप किस एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके अपना एंगल पुट कर दीजिए लाइक 45 डिग्री एंगल। नेक्स्ट जूम करेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे इस तरह से। फिर तीनों को सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट के साथ, बीच वाले पार्ट को रिमूव। जिस पार्ट का कलर आपने चेंज करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके जो भी डिफरेंट कलर रखना चाहते हो वो डिफाइन करो। कॉर्नर के क्या कलर रखना चाहते हो उनको सेलेक्ट करो और यहाँ जाके कॉर्नर के अलग कलर रख लो।
इसके बाद सिर्फ मुझे इतना ही पार्ट रिक्वायर्ड है, तो इमेज में आपको मिलेगा जाके ट्रिम, आपका ये पार्ट बन के रेडी हो गया। इसका एक्चुअल साइज कुछ ये है। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है वो अचीव किया हुआ है। तो चलिए, द बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी टेक्स द इमेज एंड स्लाइसेस इट इनटू 9 सेक्शंस लाइक ए टिक टैक टो बोर्ड, जो आप गेम खेलते हो। इट देन प्लेसेस द corners at the corners and the middle sections are repeated or stretched as you specify। तो यानी कि जो रिपीट होने वाला पार्ट है वो ये होगा और ये वाला, जो मेरे डिफरेंट कलर्स में है। सो फॉर बॉर्डर इमेज टू वर्क द एलिमेंट ऑल्सो नीड द बॉर्डर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपको बॉर्डर में इमेज डालना है तो पहले आपको अपना बॉर्डर भी डिफाइन करना होगा। बस कंडीशन क्या है, उसकी थिकनेस और उसका जो कलर है वो क्या रखेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सॉलिड ही रखना है, ट्रांसपेरेंट हमें कलर को करना है। और यहाँ से हमने अपना इमेज जो है वो कॉल किया, इसके अंदर हमने लिखा 30 और हमने उसको बोला स्ट्रेच। तो क्या होगा, जो बीच वाला आपका एरिया होगा ये वाला और ये वाला, ये आपका क्या होगा, स्ट्रेच होता हुआ दिखाई देगा आपको इस तरह से। ठीक है, रेड वाले डॉट वैसे ही एज इट इज, और हमारे जो डिफरेंट कलर के डॉट्स हैं वो स्ट्रेच है इसमें। तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर आप चाहें कि ये रिपीट हो तो स्ट्रेच के लिए स्ट्रेच लिखा जाता है, रिपीट के लिए लिखते हैं हम लोग राउंड। ठीक है, इन एग्जांपल्स में आप यहाँ देखेंगे आपको बॉर्डर इस तरह से रिपीटेड दिखाई देगा। ठीक है, सो ये रहेगा आपका बॉर्डर के अंदर इमेज कॉल कराने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज के लिए। सो सिंगल इमेज हमें डालना आता है कि हम लोग बैकग्राउंड में जाके इमेज अपना यूआरएल पास करेंगे और इमेज हमारा कॉल हो जाएगा। बट अब बात एडवांस सीएसएस की चल रही, तो आप एक ही बैकग्राउंड में मल्टीपल इमेज लिख सकते हो। कैसे? CSS multiple background. CSS allows you to add multiple background image for an element through the background image property. The different background images are separated by commas and the images are stacked on top of each other, where the first image is closest to the viewer. So the following examples has two background images. The first image is a flower aligned to the bottom and right, and the second image is a paper background aligned to the top left corner. So इस एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देखें, हमने एक अपना आईडी सेलेक्टर बनाया हुआ है और हमने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर कॉमा लगा के हमने दो इमेजेस को कॉल किया हुआ है। पहली इमेज को हमने बोला है कि वो बॉटम राइट होगा, दूसरी इमेज को हमने यहाँ पर बोला है कॉमा लगा के टॉप लेफ्ट में होगा। फर्स्ट इमेज को हमने बोला नो रिपीटेड, लास्ट इमेज को हमने क्या बोला है रिपीटेड। क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्लावर 1 टाइम दिखाई दे, लेकिन पेपर अगर मेरे ब्राउज़र से छोटा है तो वो रिपीट होना चाहिए। पैडिंग कितना रहेगा डिव के अंदर, 150 पिक्सल्स। तो क्या दिखाई दे रहा है, पेपर का टेक्सचर आपका रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ जॉइंट दिख रहा होगा आपको, अगर ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पर, तो पेज आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका फ्लावर वाला इमेज भी साथ में डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्लावर को हमने क्या बोला था राइट बॉटम, पेपर को हमने क्या बोला था लेफ्ट टॉप। चेक करके देखो, तो यहाँ पर पेपर को हमने बोला है टॉप लेफ्ट और फ्लावर को हमने क्या बोला है बॉटम राइट। तो इस वजह से ये आपका बॉटम राइट में डिस्प्ले हो रहा है आपको। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ईदर द इंडिविजुअल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज एज अबव और द बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। सो द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस द बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, सेम रिजल्ट एज एग्जांपल अबव। तो यानी कि मुझे यहाँ पर मल्टीपल टाइम नहीं लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट। अब आप वन गो में डिक्लेयर कर सकते हो ओनली बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो सबसे पहले फ्लावर वाली इमेज आपने कहाँ रखना है, राइट बॉटम में रखना है, रिपीट नहीं करना है। पेपर वाली इमेज को हमने टॉप लेफ्ट में रखना है और उसको रिपीट कराना है। तो आप वन स्टेटमेंट में भी सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। बात करते हैं बैकग्राउंड साइज की। The CSS background size property allow you to specify the size of background images.
The size can be specified in length, percentage, or by using one of the two keywords contain or cover. So the following example resize a background image to much smaller than the original image using pixels. So ये हमारे पास इमेज है, इसका हमने साइज डिफाइन किया 100 पिक्सल बाय 80 पिक्सल, रेपिटेशन को हमने ऑफ किया हुआ है. तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पहले एग्जांपल में ये है रिसाइज और ये क्या है ओरिजिनल. ओरिजिनल के अंदर अगर हमारे पास कंटेनर छोटा है और इमेज बड़ा है तो इमेज क्या हो रहा है, हमारा कट गया उसमें. बट हमने उसी को कैसे हैंडल किया, रिसाइज करके बैकग्राउंड इमेज को. तो यानी कि बैकग्राउंड के अंदर इमेज की हाइट विड्थ को भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ बैकग्राउंड साइज. ठीक है, तो हमने क्या लिखा, विड्थ और हाइट उसका इतना होना चाहिए. और ये पार्ट देखो आपका जो ओरिजिनली इतना बड़ा है वो यहाँ स्केल डाउन के मुझे पूरा ग्राफिक डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट, द two other possible values for background size are contain and cover. The contain keyword scales the background image to be as large as possible, but both its width and its height must fit inside the content area. Content area क्या होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट होता है, जैसे किस कंटेनर के अंदर आपने डाला हुआ है. As such, depending on the proportions of the background image and the background positioning are, they may able some areas of the background which are not covered by the background image. तो ये तो हुआ contain के लिए. cover का काम क्या होगा, the cover keyword scales a background image so that the content area is completely covered by the background image. Both its width and height are equal to or exceeded the content area as much some part of the background image may not be visible in the background positioning area. So first example जिसमें हम देखते हैं contain और second example जिसमें अवेलेबल है cover. तो यहाँ पर आप देखें contain अगर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको width height डालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कंटेंट एरिया के हिसाब से इमेज स्केल डाउन हो जाएगा. cover whichever is कम्स फर्स्ट, या तो विड्थ पहले पूरा हो जाए या हाइट पहले पूरा हो जाए, तो इसके हिसाब से आपका इमेज वर्क करेगा. थर्ड क्या है, नो बैकग्राउंड साइज डिफाइन. तो यानी कि मेरे इमेज का जो साइज़ है ओरिजिनल वो इतना बड़ा है, तो ये तो ब्लैंक एरिया है और उसके बाद थोड़ा सा एरिया लीव्स का बचा वही इसमें डिस्प्ले हुआ है. तो अगर आप चाहते हो कि आपने कोई एरिया जो डिफाइन किया पूरा इमेज आ जाए तो लिखना है क्या है, कंटेन. आपको अगर पूरे एरिया को कवर करना है तो आप लिखेंगे कवर, और अगर आपको उसको रिसाइज नहीं करना है तो कुछ मत डालिए. और ये है आपका ओरिजिनल इमेज का साइज जो कि कुछ इतना बड़ा है. इसका डायमेंशन देख सकते हैं 360 बाय 360 यानी कि 1:1 है. नेक्स्ट, डिफाइन साइज ऑफ मल्टीपल इमेजेस. द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी ऑल्सो एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज फॉर बैकग्राउंड साइज यूजिंग अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल अबव. So when working with multiple backgrounds, the following example has 3 background images specified with different background size value for each other. So आप यहाँ देखेंगे हमने एक ट्री का इमेज कॉल किया बैकग्राउंड में जिसकी पोजीशन है लेफ्ट टॉप, रिपीटेशन नो. सेकंड फ्लावर का इमेज है राइट बॉटम है, रिपीटेशन नो. एंड थर्ड है आपका पेपर इमेज जो कि है लेफ्ट टॉप और रिपीट रहेगा. हमने तीनों को यहाँ पर डिफाइन किया 50 पिक्सल, 130 पिक्सल और इसको क्या लिखा है थर्ड वाले को ऑटो. यानी कि जो पेपर का अपना साइज़ है वो उसी हिसाब से अपना रिपीटेशन में रहेगा. और ये देखिए आप, ये इमेज आपका यहाँ पर स्केल डाउन होकर लेफ्ट टॉप में है. नीचे हमने एक पेपर का टेक्सचर का जो मल्टीपल टाइम आपको रिपीट होते दिखाई दे रहा है. और ये फ्लावर जो हमारा ये वाला इमेज है फ्लावर वाला उसको हमने राइट बॉटम में प्लेस किया हुआ है. तो एक ही कंटेनर में 3 डिफरेंट इमेजेस को हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से. तो ये तीनों इमेज 1 बाय 1 यहाँ डिफाइन है. बात करते हैं फुल साइज बैकग्राउंड इमेज. तो पैटर्न वगैरह के केस में तो रिपीटेशन आपको चाहिए होता है. अब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट की फ़ोटो या किसी पर्सन की फ़ोटो अगर आपको बैकग्राउंड में कॉल किया हुआ है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे. सो फुल साइज बैकग्राउंड इमेज. नाउ वी वांट टू हैव अ बैकग्राउंड इमेज ऑन अ वेबसाइट दैट कवर द एंटायर ब्राउजर विंडो एट ऑल टाइम्स, चाहे साइज जो मर्जी हो. सो द रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज. फिट द एंटायर पेज within the image, no white space first. Second, scale images as needed. Third, center image on page. Fourth, do not cause scroll bar, यानी कि स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए. So
In this following example shows how to do it. Use the HTML element is always at least the height of the browser window, then set a fixed and center background on it, then adjust its size with the background size property. तो हमने यहाँ पर टारगेट किया है HTML एलिमेंट को। आज तक आपने HTML एलिमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं देखा है। HTML एलिमेंट क्या कंटेन करता है? हेड और बॉडी। बट यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसी को ही बैकग्राउंड इमेज ऑफर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? HTML एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज हमारा एक पर्सन का होगा, सेंटर अलाइन होगा, फिक्स होगा और रिपीटेशन नहीं होगा, और पेज को क्या करेगा? कवर। ये देखिए, ठीक है। अब आप पेज को छोटा करें या बड़ा करें, आपकी इमेज स्ट्रेच नहीं होगी और अपने जैसा भी साइज में होगी उसके हिसाब से एकदम लिक्विड मोड में एडजस्टेबल रहेगी। समझ आ रहा है कुछ? तो इमेज का प्रोपोर्शन आपका ख़राब नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था? कवर। ये सिर्फ कवर की वजह से आपके पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हीरो इमेज। हीरो इमेज क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो जो टॉप वाला एरिया होता है, जहाँ हेडर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर कोई बैनर इमेज होती है। बट वो क्राउजल फॉर्म में नहीं, जैसे फ्लिपकार्ट में देखते हो स्लाइड होते रहते हैं, उस फॉर्म में नहीं है। उसको बोलते हैं हीरो। सो पॉइंट ये आता है कि इसको हीरो क्यों बोला जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पेज में टॉप वाला इमेज अगर इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बाकी के कंटेंट को विजिटर विजिट नहीं करता है। अगर उस पर हेडर आपका दमदार होगा तभी बाकी के कंटेंट में यूज़र इंटरेस्ट लेगा। जैसे मूवी के अंदर अगर आपका एक्टर जो है फेवरेट है तो खराब को भी लोग देख लेते हैं। अगर मूवी बहुत अच्छी है लेकिन बाद में कहते हैं यार प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था, लोगों ने देखा नहीं, उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, देखना चाहिए था, है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती। तो एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ेगी इस चीज़ के लिए? सो इसलिए क्या बनाया जाता है? हीरो सेक्शन। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि भाई हमें पेज के टॉप में एक इमेज को कॉल करना है, सेंटर में रखना है बट रिपीट नहीं करना है, और साइज़ को कवर रखना है। कितना हाइट होगा? 500 पिक्सल्स। यहाँ जाइए तो जैसे लिखा वेलकम टू माय वेबसाइट अरीना एनिमेशन प्रीतविहार, जॉइन अस टुडे। एक CTA यहाँ पर अवेलेबल है। तो टॉप में अगर आपको इस तरह का कुछ दिखता है, इसको वही बोला जाता है हीरो सेक्शन। इसके ऊपर नैबार लोगो वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, हमने डाला नहीं है, बस हमने खाली इसके ऊपर आपको कुछ लिख के दिखाया इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है CSS बैकग्राउंड में ओरिजिन। ओरिजिन का काम क्या होता है? ओरिजिन में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। अभी तक हम लोगों ने बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि अगर आप किसी एलिमेंट को पैडिंग देते हो तो विड्थ में प्लस नहीं होता। लेकिन इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन और होते हैं, पैडिंग बॉक्स और कंटेंट बॉक्स। अब इनमें सब में क्या डिफरेंस होता है इसको ज़रा समझिए। द CSS background origin property specify where the background image is positioned. The property takes 3 different value: border, padding and content. In border, the background image starts from the upper left corner of the border. Padding box, which is by default, the background image starts from the upper left corner of the padding edge. And content box, the background image starts from the upper left corner of the content. अब सिनेरियो यहाँ पर देखिए कि भाई हमारे पास एक एरिया है, हमने यहाँ पर लिखा पैडिंग 35 पिक्सल्स और बॉर्डर कितना है? 10 पिक्सल्स, सॉलिड एंड ब्लैक। एक इमेज हमारे पास अवेलेबल है, हमने इसको नो रिपीट बोला हुआ है, और बैकग्राउंड ओरिजिन में हमने क्या बोला है? कंटेंट बॉक्स। क्या होगा? यहाँ पर ज़रा तीनों के एग्जाम्पल देखो। ये हम लोग देख रहे हैं पैडिंग बॉक्स विच इज़ डिफ़ॉल्ट, है ना, यानी कि आपका जो फ्लावर वाला इमेज है वो बॉर्डर के बाद स्टार्ट हो रहा है। अब जैसा कि हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ चुके हैं, बॉक्स मॉडल क्या कहता है? कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। समझ गए? तो यह डिफ़ॉल्ट यानी कि आपका पैडिंग बॉक्स के हिसाब से ये काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर बॉक्स। क्या हुआ? इमेज बॉर्डर के नीचे गई है। पहले वाले में देखो बॉर्डर को टच कर रही है,
बॉर्डर बॉक्स में क्या हुआ, बॉर्डर जहाँ तक है वहाँ तक इमेज आपका कवर कर रहा है। कंटेंट बॉक्स यानी कि अगर आपने पैडिंग डाला हुआ है तो जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से इमेज भी स्टार्ट हो रही है। तो पैडिंग था ना ये खाली वाला एरिया, तो आपका खाली वाले एरिया में भी इमेज जा रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग बॉक्स, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर जहाँ तक होगा वहाँ तक भी इमेज जाएगा। कंटेंट बॉक्स में जितना कंटेंट होगा उतनी ही एरिया में इमेज इफेक्टिव होगा। तो आप कहोगे नीचे तो खाली जा रहा है काफ़ी, क्योंकि पैराग्राफ अपने ऊपर और नीचे एक ब्लैंक लाइन लेके चलता है, पता है ना, तो उस वजह से वो टेक्स्ट के नीचे तक आपको दिखाई देगा। बट अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो वो बिल्कुल अलाइन मिलेगा आपको, क्योंकि पैराग्राफ ऊपर नीचे गैप मेंटेन करता है, लेफ्ट राइट में गैप मेंटेन नहीं करता है। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी की। द CSS background clip property specifies the painting area of the background. The property takes 3 different value again: border box, padding box and content box. सेम इसका वो रहेगा जो एक्सप्लेनेशन है ऊपर। ओपन करेंगे अपने एग्जांपल को, अब ज़रा डिफरेंस देखिए। अगर हमने बॉर्डर बॉक्स को रखा हुआ है तो आपका बॉर्डर जो होगा कंटेंट यानी कि जो आपका शेप है उसके अंदर आएगा, यानी कि बॉर्डर इनसाइड। जो आप चूज़ करते हो यहाँ से पैडिंग बॉक्स, तो बॉर्डर क्या होगा, कंटेंट के बाहर जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन नेक्स्ट कंटेंट बॉक्स में, तो ये आपका बिल्कुल बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि आपका कलर जो होगा यहाँ स्टार्ट होगा। तो तीनों में डिफरेंस ज़रा देखिए। बॉर्डर बॉक्स डिफ़ॉल्ट होता है, तो अगर आपने डॉटेड या डैश बॉर्डर चूज़ किया है तो आपको बॉर्डर के नीचे कलर मिलेगा। अगर आपने पैडिंग बॉक्स चूज़ किया है तो कलर जो है बॉर्डर को छोड़ के वहाँ से स्टार्ट होगा, बॉर्डर के नीचे कलर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने कंटेंट बॉक्स चूज़ किया है तो जहाँ से कंटेंट होगा बैकग्राउंड कलर वहाँ से स्टार्ट होगा। ये तीनों में डिफरेंस है, जैसे इमेज में था ना वैसा ही सेम यहाँ पर है आपके लिए। तो वो जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें था बैकग्राउंड ओरिजिन, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्लिप। नेक्स्ट बात करते हैं कलर्स की। तो CSS सपोर्ट्स 140 प्लस कलर नेम्स, हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू, RGBA वैल्यूज एंड HSLA वैल्यूज एंड ओपेसिटी। तो ये हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे 1030 वाला बैच है और 9 to 1030 वाला बैच है, हम HTML में इसको कवर कर चुके हैं टॉपिक को। तो RGBA में कलर कैसे लिखा जाता है, यानी कि आप RGBA में A स्टैंड फॉर अल्फ़ा, यानी कि ओपेसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू डिफाइन करते हो और थर्ड वाले में जाके ट्रांसपेरेंसी को मेंशन करते हो। सो 0.3 का मतलब क्या हुआ, 30% ओपेसिटी। तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो इस तरह से आपका सभी का कलर जो है फेडेड दिखाई देगा इस तरह से। तो HSL वगैरह रेयर यूज़ में आता है, इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले इसमें। तो बात करते हैं जैसे कलर कीवर्ड्स की। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट। कलर के नेम तो आपको पता है कौन कौन से हैं। हम बात करें कलर कीवर्ड, द ट्रांसपेरेंट कीवर्ड is used to make a color transparent. This is often used to make a transparent background color for an element. तो पॉइंट आता है कि भाई अगर ट्रांसपेरेंट ही करना है तो डालना ही क्यों है, अगर नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट ही होगा ना, है कि नहीं। सो हियर द बैकग्राउंड कलर of the div element will be fully transparent and the background image will show through. So हमारे पास बॉडी अवेलेबल है और यहाँ पर हमारे पास div है। तो बॉडी कंटेनर होता है और उसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, div। तो अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज डिफाइन किया हुआ है तो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करने से मुझे उस div के थ्रू क्या दिखाई देगा, बैकग्राउंड इमेज। ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पर div अवेलेबल है जिसमें बैकग्राउंड कलर है, जिसके अंदर मैं सी थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंदर आप कंटेंट भी देख रहे हो लेकिन जो बैकग्राउंड है आपका वो भी आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो इमेज है वो भी अवेलेबल है। तो ट्रांसपेरेंट कीवर्ड यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, इसको भी हटाइए। यानी कि अगर आपको कलर नहीं रखना है उस केस में आप इसको ट्राई करेंगे। अब सिनेरियो को समझना है
कब, कहाँ और कैसे। ध्यान से देखो, ये दो डिव बॉडी के अंदर डायरेक्ट रखे हुए हैं, है ना, दोनों डिव बॉडी में डायरेक्ट रखे हुए हैं। इस केस में आप यहाँ ट्रांसपेरेंट लिखो या मत लिखो, आपका आउटपुट सेम ही आएगा। दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। कॉपी करेंगे यूआरएल को, नोटपैड ओपन करेंगे, कंट्रोल ओ, चलिए हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाली लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। क्या कोई फर्क पड़ा ट्रांसपेरेंट लगाने हटाने से? नहीं पड़ा ना। अब तो ये तो क्लियर है कि अगर हम लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक सिनेरियो ऐसा समझो कि आपके पास किसी कंटेनर के अंदर कोई कंटेनर बना हुआ है, डिव कंटेनर, इसी के अंदर मैं एक और डिव बना देता हूं जिसको मैं नेम दे देता हूं चाइल्ड कंटेनर। दिस इज अ पेरेंट एंड दिस इज अ चाइल्ड। रिलोड करते हैं यहाँ पर, तो दोनों पैराग्राफ की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करना है, एक क्लास बनाते हैं, पेरेंट, और एक क्लास बना लेते हैं चाइल्ड। ठीक है, डिफाइन कर लिया आपने। अब यहां पर लिखिए डॉट पेरेंट क्लास, इसको लिखिए पैडिंग लाइक 20 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल ताकि मुझे थोड़ा विजिबल हो, या 2 पिक्सल डिफाइन कर लो, और कलर इज ब्लैक। इसको मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ग्रीन। हमने यहां जाके क्या डिफाइन करा, एक और क्लास, इसको मैंने नेम दिया चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई पैडिंग वगैरह नहीं डिफाइन करता हूँ, छोड़ देते हैं इसको। इसको हमने क्या कलर दिया, पिंक। जरा रीलोड करो, दोनों आ रहे हैं, नींद आ रही है। और अगर आप इसमें गैप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कॉल करिए इसको। अब एक बड़ा कमाल का कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इनहेरिट। इनहेरिट, इनहेरिट यानी कि जो पेरेंट के पास है वो चाइल्ड के पास अप्लाई होगा, है ना। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनहेरिट। तो चाइल्ड के अंदर कलर क्या है, ग्रीन कलर है। अब मान लो कि आपने पेरेंट को बोला कि भाई मुझे कलर नहीं रखना, है ना, तो चाइल्ड के पास से भी कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चला गया। तो इस तरह से ट्राई करना। डायरेक्ट वाले एलिमेंट के लिए मैंने करके जैसे मैं दिखा दिया था ना आपको, तो डायरेक्ट मतलब नहीं भी डालोगे तो भी काम करेगा। बट अगर आप एक कंटेनर के अंदर मल्टी कंटेनर कंटेन्स करके चल रहे हैं, क्योंकि जब वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर एक बॉक्स में मल्टीपल बॉक्सेस बनते हैं, एक ही जगह से वन गो में अगर आप हैंडल करना चाह रहे हो तो उस केस में आपको ये हेल्पफुल होगा ट्रांसपेरेंट। तो आपको 10 जगह जाकर जितने भी चाइल्ड बॉक्सेस होंगे उसको ट्रांसपेरेंट लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनहेरिट बायोलॉजी अगर किसने पढ़ी है तो आनुवांशिकी, यानी कि जो पेरेंट्स के जीन्स हैं, डीएनए है, वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली
काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से बॉर्डर की बात करूँ तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ इनहेरिट, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ पैडिंग को, इसको भी बोल सकता हूँ इनहेरिट। ठीक है, रिलोड करिए, काम करिए सारी चीज़ें। अब कल को आपको लगता है भी पेरेंट में मुझे जो पैडिंग है वो बढ़ाना है, लाइक 50, चाइल्ड में देखो ऑटोमेटिकली 50 आ गया। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि पेरेंट का जो बॉर्डर थिकनेस है वो मुझे चेंज करना है, या मुझे पेरेंट का थिकनेस तो वे रखना है लेकिन बॉर्डर का स्टाइल बदलना है। फायदा हो रहा है ना? तो ये है आपका इनहेरिट कीवर्ड। तो ट्रांसपेरेंट इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। डायरेक्ट अगर बॉडी के ऊपर चला रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, पेरेंट के ऊपर चलाओगे तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली पेरेंट के साथ आपका हैंडल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और कीवर्ड आता है हमारे पास, क्या? करंट कलर। The current color keyword is like a variable that holds the current value of the color property of an element. This keyword can be useful if you want a specific color to be consistent in an element or a page. So example के तौर पर हमने एक कंटेनर बनाया div जिसका कलर क्या है? ब्लू। हमने बॉर्डर को बोला करंट कलर, तो जो टेक्स्ट का कलर है वही मेरा बॉर्डर का कलर भी बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए ट्राई करेंगे इस फीचर को भी। यहाँ पर हम यहाँ जाके लिखते हैं पेरेंट को कि भाई हमारा जो बॉर्डर का कलर है, तो ट्रांसपेरेंट तो क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाके लिखा जैसे कि कलर है हमारा रेड। ठीक है, बॉर्डर का कलर, यहाँ जाइए, हम कहते हैं कि भाई जो टेक्स्ट है उसका कलर भी क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो हमने लिखा कलर, हमने लिखा करंट कलर, और मैं कहता हूँ कि भाई जो चाइल्ड है, चलो भी चाइल्ड पे नहीं डालते, पहले यहाँ पर पेरेंट पे ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखोगे आप कि रेड जो कलर है वो मेरा यहाँ पर नहीं आया है ना। तो इसको ज़रा वाइस वर्सा कर दो, हम यहाँ से इसको बोलते हैं कट, और यहाँ जाके मैं इसको यहाँ डिफाइन करूँगा ग्रीन, कौन आया? श्लोक। बाद वाले बैच का कहाँ गया ये? ठीक है, तो हमने टेक्स्ट का कलर क्या बोला है? ग्रीन, और बॉर्डर का क्या बोला हमने? करंट कलर। चलिए यहाँ की क्या दिखाई दिया? पेरेंट को बोला था ना, चाइल्ड में भी आ गया अपने आप, क्योंकि चाइल्ड में क्या चल रहा है? इनहेरिट। ठीक है, तो यहाँ पर था कलर रेड पेरेंट के पास। अब ध्यान रखना, पेरेंट को अगर आपने कलर रेड दिया है तो चाइल्ड में आप नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी चाइल्ड का कलर अपना वही आएगा, क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड पर ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर पेरेंट भी ये बोला कि जो मेरा टेक्स्ट का कलर वही बॉर्डर का कलर होना चाहिए, तो बॉर्डर का कलर यहाँ पर आपका चेंज हो गया। तो जो ये करंट कलर है हमने उसको यहाँ पर क्या बोल रखा? इनहेरिट। तो पेरेंट का नीचे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा डेटा। तो यहाँ से आप जो भी कलर रखें, अब जैसे कि रेड करना है तो ये देखिए नीचे सभी के अंदर एक ही जगह से रेड हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट में चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। खैर आपके डिग्री के उसमें इतना कॉम्प्लेक्स लेवल पर नहीं पूछी जाएंगी, ये जब हम लोग बड़ी बड़ी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तब ज़रूरत आती है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास डिव के अंदर, इन दिस एग्जाम्पल द डिव बॉर्डर कलर एंड शैडो कलर इज सेट टू द करंट कलर वैल्यू ऑफ द बॉडी एलिमेंट। हमने लिखा बॉडी का कलर क्या है? तो बॉडी तो सबसे बड़ा पेरेंट हो गया है ना, यानी कि जो भी एंड यूज़र को दिखता है ब्राउज़र में वो बॉडी से दिखता है। तो हमने बॉडी को क्या बोला? कलर ग्रीन। बस जहाँ भी तुम्हें कलर का काम होगा, अब किसी भी एलिमेंट में वहाँ पर बस करंट कलर लिख देना आप, तो यही कलर हर जगह पर ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने डाला था।
नेक्स्ट, इनहेरिट, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा ही चुका हूँ। क्या होता है कि जो भी आप यहाँ डिफाइन करोगे अपने आप चाइल्ड पे अप्लाई हो जाएगा। तो बैकग्राउंड एंड बॉर्डर आपका कंप्लीट। टेक्स्ट इफेक्ट की बात कर लेते हैं। एक टेक्स्ट इफेक्ट का टॉपिक है और उसके बाद में 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए टेक्स्ट इफेक्ट डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या क्या इफेक्ट्स हमारे आते हैं। तो देखो टेक्स्ट में एक होता है ओवरफ्लो, एक होता है वर्ड रैप, एक होता है वर्ड ब्रेक और एक होता है राइटिंग मोड। यानी कि CSS टेक्स्ट ओवरफ्लो, वर्ड रैप, लाइन ब्रेकिंग रूल्स एंड राइटिंग मोड्स। सो पैराग्राफ, जिसके ऊपर हमने क्लास लगाया हुआ टेस्ट 1, एक हमारे पास पैराग्राफ है जिस पर क्लास है टेस्ट 2। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाइट स्पेस में नो रैप एंड नो रैप। अब आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे साइट्स देखे होंगे, जैसे कि आज तक का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई टॉपिक पूरा नहीं दिखता तो उसके आगे ट्रिपल डॉट आते हैं। नोटिस किया होगा, जैसे यहाँ पर आप सब जगह देख सकते हो। चलिए ज़रा इस वेबसाइट के अंदर आते हैं। अब जैसे ये न्यूज़ यहाँ पर लिखा गया लेकिन पूरा नहीं है, तो क्या है, ट्रिपल डॉट आ रहा है। अब ये ट्रिपल डॉट क्या लगाया जाता है या ये ऑटोमेटिक बनता है? तो CSS से हम इसको अचीव कर सकते हैं। यही टॉपिक हम सीखने वाले हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक? मान लीजिए कि आपके पास एक पैराग्राफ है, टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट ओवरफ्लो में क्लिप। तो जरा चेक करते हैं क्या लिखा हमने यहाँ पर, क्लिप। यानी कि पैराग्राफ जो कि फुल विड्थ एलिमेंट है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट होता है, एंटायर स्क्रीन की विड्थ को कवर करता है। हमने उसकी विड्थ को लॉक कर दिया, कितना बोला, 200 पिक्सल। पैराग्राफ का एरिया आपको दिखाई दे, हमने क्या डाला, बॉर्डर। ओवरफ्लो को हमने क्या बोला कि अगर मेरा 200 पिक्सल से ज़्यादा है टेक्स्ट तो वो हाइड हो जाए, ठीक है, ओवरफ्लो। और यहाँ से क्लिप कर दिया हमने इसको। तो क्लिप करने से अभी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कटा हुआ है, अधूरा है कुछ, इसमें सेंटेंस पूरा नहीं है। इसी को दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या बोला, जो ओवरफ्लो क्लिप है उसको इलिप्सिस कर दो। तो क्या दिखाई दिया आपको, टू बी कंटिन्यूड, मतलब कि आगे कुछ है इसके अंदर। तो न्यूज़ वाला पार्ट समझ आया कैसे बना ये। तो ये एक एरिया डिफाइन है, उससे जैसे मैटर ज़्यादा होगा वो ट्रिपल डॉट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका न्यूज़ आधा अधूरा रह जाता है तो उस कॉन्टिन्यूटी को पूरा करने के लिए एलिप्सिस का यूज़ होता है। तो ये तो वह पहला पार्ट। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ यू कैन डिस्प्ले द ओवरफ्लोड कंटेंट व्हेन होवरिंग ओवर द एलिमेंट। हमने क्या बोला कि अगर मेरा मैटर पूरा नहीं दिखाई दे रहा, ट्रिपल डॉट पे है, लेकिन अगर कोई माउस ओवर करता है तो डिस्प्ले हो जाए। तो हमने क्या बोला, डिव, जो उसके ऊपर टेस्ट क्लास हमने लगाई हुई है, हमने यहाँ पर सूडो यूज़ किया, क्या, होवर। तो माउस ओवर पे ओवरफ्लो जो हमारा क्या है, हिडन, वो क्या हो जाए, विजिबल। चलो ट्राई करके देखो, है ना, इस तरह से। फिर आता है वर्ड रैपिंग। द CSS वर्ड रैप प्रॉपर्टी अलाउज long words to be able to be broken and wrapped onto the next line. If a word is too long to fit within an area, it expands outside. तो यहाँ पर हमने लिखा वर्ड रैप के अंदर ब्रेक वर्ड। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें, जनरली जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं सेंटेंस तो उसमें स्पेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपके पास जगह कम बचती तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, वर्ड रैप। यानी कि अगर आपका मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कोई स्पेस ही नहीं है, लेकिन मुझे उसको भी अगर ब्रेक करना हो तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ये यहाँ से ब्रेक हुआ। हमने क्या लिखा, दिस इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग वर्ड, है ना, पर्पसली लिखा है सिखाने के पॉइंट से। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे हमने क्या लिखा है, वर्ड रैप में ब्रेक वर्ड। इसी तरह से वर्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे, ठीक है। ये हुआ ब्रेक। यहाँ पर आप देखो कीप ऑल और ब्रेक ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दिस पैराग्राफ कंटेन्स सम टेक्स्ट, दिस द लाइन विल ब्रेक एट हाइफन्स। तो यानी कि जब आपने ये यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर आपने एक हाइफन लगा दिया,
टेक्स्ट के अंदर। इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, समझ में आएगा। अब मुझे नहीं पता फोटोशॉप चलाने पर ये क्रैश होगा क्या होगा, बट ट्राई करेंगे क्योंकि इसकी हालत सही नहीं है हमारे पीसी की, बट कोशिश करना बनता है। तो फोटोशॉप नहीं चल पा रहा है तो हम कुछ दूसरा तरीका लगाते हैं, अगर खो जाता है तो। डाउनलोड, चलिए तो फोटोपी हमारा ऑनलाइन खुला हुआ है। हम यहाँ पर एक पीएचडी टेम्पलेट ओपन करते हैं, अगर ओपन होगा तो हो गया, वेरी गुड। टेम्पलेट को ध्यान से देखें, क्या देखते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पैराग्राफ, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, जब डिज़ाइन किया गया है तो ये मेरा सिमेट्री को ख़राब कर रहा है। तो क्या करा डिज़ाइनर ने, डैश लगा के नीचे नई लाइन में कंटिन्यू कर दिया, यानी कि ये एक ही वर्ड है बट स्पेस कम है, तो नीचे नेक्स्ट लाइन में। तो फोटोशॉप में तो वही आप कर लोगे, डैश लगाओगे, एंटर लगा दोगे और काम हो गया, बट कोडिंग में कैसे करोगे? तो उसी का सोल्यूशन हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आपने क्या यूज़ करना है, कीप ऑल एंड ब्रेक ऑल। ब्रेक ऑल में क्या होगा कि पूरा का पूरा वर्ड ब्रेक होगा, कीप ऑल में आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पर आते हैं, ओपन एग्जाम्पल। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, द लाइन विल ब्रेक एट हाइफन, जहाँ हाइफन था वहाँ से ब्रेक होके न्यू लाइन में चला गया। दिस पैराग्राफ कंटेन्स, अब देखो जैसे ये ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूटी पता नहीं चली ना, भाई डैश क्यों लगाते हैं कि भाई ये कि यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, इसमें कंफ्यूजिंग है। तो यानी कि अगर हम लोग कोड में जाएं तो ये है ब्रेक ऑल और ये क्या है, कीप ऑल। तो आप जब भी कभी ब्रेक करना चाहें तो टेक्स्ट में हाइफन लिखिएगा, सीएसएस अपना हाइफन को ढूंढ के ब्रेक कर देगा। समझ गए? हाँ जी विनय बोलिए। नहीं सर, वो गलती से हुआ। ओके, next, writing mode. The CSS writing mode property specifies whether lines of text are laid out horizontally or vertically. So writing mode में हम लोग देखते हैं यहाँ पर horizontal, ठीक है, ये है vertical right to left, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको करना है, एग्जाम्पल को ओपन। अब आपको लगता है कि मुझे कहीं पर मैटर को वर्टिकल करना है, ठीक है, तो देखो वर्टिकल हो गया, या पूरी लाइन को ही रोटेट करना चाह रहे हो, तो ये पर्टिकुलर कैसे हुआ और पूरी लाइन को कैसे करना है, तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में टेस्ट 2 में हमने कोई स्पैन पर नहीं अप्लाई किया, हमने किस पर करा, पूरे पैराग्राफ के ऊपर। तो एंटायर पैराग्राफ क्या हुआ, रोटेट हो गया, वर्टिकल हो गया ना। इस एग्जाम्पल में हमने स्पैन टैग डाला हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, और हमने क्लास उसको ऑफर की है, तो इसलिए वो पर्टिकुलर स्पैन रोटेट हुआ। अब इसका एग्जांपल देखेंगे लाइव, तो इसके लिए क्या मिलना चाहिए हमें, यहाँ पर हम लोग आएंगे, चलिए इस फाइल को बंद कर लेते हैं, पहले ओपन करेंगे न्यू डिज़ाइन, इसको चलने दो।
कुछ दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट वर्टिकल लिखा हुआ है ना? तो ये वर्टिकल कैसे लिखा गया? फोटोशॉप में तो कंट्रोल टी है ना, लेकिन वहाँ पर आप CSS में डिफरेंट तरीके से लिखोगे। अब अगर आप फोटोशॉप पढ़ के आए तो फोटोशॉप में भी टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने का ऑप्शन होता है। टेक्स्ट टूल लीजिए, ठीक है, और यहाँ वाले में नहीं मिलेगा, मैं आपके अपने फोटोशॉप में इसी टी पर क्लिक करना, रोटेट करने का ऑप्शन आता है। जहाँ पे टी लिखा है ना, अपने फोटोशॉप में इस टी पर ही जब आप क्लिक करेंगे तो रोटेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका ये वाला ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो जिसमें हमने क्या सीखा कि भाई आप टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। आगे देखते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद आपके पास ऑप्शन आता है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे 2D ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। टू डी ट्रांसफॉर्म, जैसे आप लोग फोटोशॉप में प्रेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद कंट्रोल टी, तो उस पर आप देखते हो अलग अलग ऑप्शन आते हैं। जैसे डिस्टॉर्ट होता है, उसके अंदर स्केल होता है, रोटेट होता है, स्क्यू होता है, उस तरह की चीज़ें। पर्सपेक्टिव नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, उसमें पर्सपेक्टिव भी एक ऑप्शन आता है, और एक रैप आता है, रैप भी नहीं कर पाओगे आप। तो चलिए, CSS ट्रांसफॉर्म्स अलाउ यू टू मूव, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू एलिमेंट्स, और ये ब्राउज़र सपोर्ट देखा जाए तो सभी में काम करता है। ठीक है, आपका एज, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा सभी पर एप्लीकेबल है। तो क्या क्या मेथड है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है कि मान लो कि आपने फोटोशॉप में कोई ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम यहां से उठा के यहां रख देते हैं एग्जांपल के लिए, तो जो रिपोजिशनिंग हुई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हमारा? ट्रांसलेट। रोटेट तो आपको पता ही है, CW, स्केल एक्स, यानी कि एक्स और वाई हमारे पास मैथमेटिकली दो डायरेक्शन होती है। सो ये होता है एक्स, ये होता है वाई। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस तरह से स्केल कर रहे हैं, सो ये क्या हुआ? एक्स स्केल। और अगर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? वाई स्केल। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? इसको क्लोज कीजिए। इसके बाद हमारे पास है एक कंबाइन स्केल, मतलब एक तो था एक्स और वाई अलग अलग करना है या फिर दोनों में एक साथ ही करना है। तो एक साथ वाला आप कैसे करते हो? ऑल्ट के साथ, एक्स और वाई दोनों में एक साथ हो रहा है, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। इसके बाद क्या है? स्क्यू। स्क्यू का ऑप्शन कैसे मिलेगा हमें? आप यहाँ राइट क्लिक अगर करेंगे तो स्क्यू दिखाई देता है। तो ये इसको आप यहाँ जाके फ्री ट्रांसफॉर्म चूज़ करना, राइट क्लिक करना, स्क्यू चूज़ करना। ये कॉर्नर पे चला रहा है क्या इसको? ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल बंद कर दो, फिर यहाँ जाओ, ट्रांसफॉर्म, स्क्यू, ये। तो फोटोशॉप में अगर करोगे तो यहाँ पर सेंटर में ना आपके लेफ्ट राइट एरो आ जाते हैं बने अपने आप। यहाँ पर नहीं आ रहे, इसमें आपको कॉर्नर पे जाके ऑप्शन मिल रहा है देखने के लिए, या फिर आप ऐसे भी स्क्यू कर सकते हो। तो ये वाला आपका पार्ट यहाँ दिया है, स्क्यू एक्स में, स्क्यू वाई में, दोनों में एक साथ। मैट्रिक्स मतलब कि सब कुछ एक साथ एक ही बार में। तो आपने कंट्रोल टी किया, मुझे रोटेट भी करना है, स्केल भी करना है, डिस्टॉर्ट भी करना है, स्क्यू भी करना है, पर्सपेक्टिव भी करना है, तो क्लब करके जो प्रॉपर्टी आप चलाते हो वो मैट्रिक्स में आती है। तो चलिए ट्रांसलेट से समझते हैं।
The translate method moves an element from its current position according to the parameters gives from the x-axis and the y-axis. The following examples moves the div element 50 pixels to the right and 100 pixels down from its current position. So हम यहाँ पर देखेंगे div element जिसमें लिखा है ट्रांसफॉर्म में हमने ट्रांसलेट फंक्शन, और यहाँ पर आप देखेंगे 50 पिक्सल्स x के लिए, 100 पिक्सल्स y के लिए, और ये देखिए ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव होकर नीचे आ गया, 100 पिक्सल्स ऊपर से नीचे, 50 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट। इसी तरह से रोटेट, द रोटेट मेथड रोटेट्स एन एलिमेंट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू अ गिवन डिग्री। सो हमने रोटेट में क्या डाला 20 डिग्री। तो ये आपका देखो ओरिजिनल और ये आपका रोटेटेड ऑब्जेक्ट है ना। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आप दीजिए -20 डिग्री, तो ये आपको अपोजिट साइड में दिखाई देगा रोटेट होते हुए। स्केल, हमने यहाँ पर लिखा है स्केल फंक्शन जिसमें आप देखोगे 2 और 3 की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि अब आप यहाँ देखोगे जी ये ओरिजिनल है, हमने 3 यानी कि हाइट में ज़्यादा स्केल किया है, विड्थ में डबल किया है अपनी साइज़ का, तो ये आपका इस तरह से काम करेगा 200%, 300%। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं 0.5 0.5, यानी कि आपने 50% एक्स और वाई दोनों में से स्केल डाउन किया इसको, तो ये कंट्रोल टी से हम लोग छोटा करते हैं वो चीज़ है। इसके बाद खाली एक्स में अगर आपको स्केल करना, हमने लिखा 2 यानी कि 200% बड़ा हो जाए, तो देखो अपने साइज़ का 200% बड़ा हो गया। इसी तरह से वाई में करना चाहो एक्स में निगेटिव करना है तो स्केल में हमने 0.5 डाला है इसको, और इसी तरह से आपको वाई का मिलेगा, जैसे हम चाहते हैं 300% बड़ा हो जाए, या फिर स्केल डाउन करना हो तो आप वाई में स्केल डाउन भी कर सकते हैं निगेटिव। फिर आता है स्क्यू, हमने लिखा है स्क्यू में एक्स एंगल में एक्स डायरेक्शन में 20 डिग्री, तो ये देखो 20 डिग्री पर आपका स्क्यू हो गया। इसी तरह से आप दूसरा देखिए वाई में करना चाहते हो तो वाई का एंगल डिफाइन करो, तो वर्टिकली चलेगा इस तरह से, और दोनों को एक साथ चलाना चाहते हो तो 20 डिग्री और 10 डिग्री का हमने वैल्यू यहाँ पर डाला हुआ है, तो दोनों एक्स और वाई एक साथ आपका वर्क करेगा इसमें। और लास्ट होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक फ्लो है जिसको आपको ध्यान से करना है। मैट्रिक्स में ध्यान देंगे, सबसे पहला आता है एक्स स्केल, ठीक है, फिर आता है वाई स्क्यू, फिर आता है स्क्यू एक्स, फिर आता है स्केल वाई, फिर आता है ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। तो यानी कि आपको मैट्रिक्स में ऑर्डर में वैल्यू डालनी है और फिर आप एक साथ चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 2D ट्रांसफॉर्म। 3D ट्रांसफॉर्म सिर्फ नाम का है, ये क्या करता है रोटेशन को 3 अलग वे दिखाएगा। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जनरली हम लोग 2D में क्या पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ठीक है। तो ये 3 एंगल हो गए अलग अलग रोटेशन के। तो रोटेशन में आप पहले देखो CSS ऑल्सो सपोर्ट 3D ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सभी ब्राउज़र में वर्क करता है। यहाँ पर रोटेट आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा 3 डिफरेंट एक्सिस पर x, y, z। सो विद द CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज द फॉलोइंग 3D ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स। सो फर्स्ट डिस्कस करते हैं रोटेट x, जिसमें हमने एंगल डाला है 150 डिग्री। ओपन करेंगे एग्जाम्पल, तो ये हुआ मेरा वर्टिकल के लिए, ठीक है, ऊपर से जस्ट नीचे कर दिया हमने इसका एंगल, घुमा दिया। दूसरा क्या है y एक्सिस, जिसमें 150 डिग्री हम लोग देख रहे हैं अगेन, तो ये इस वाली रोटेशन की बात हो रही है। और जो हमारा थर्ड है ऑप्शन, तो ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए काम करेगा, ठीक है। तो -90 डालोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, इस तरह डालोगे तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशंस इसमें अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी बैच में पढ़ाएंगे ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद में क्या, एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन वाला पार्ट और मल्टीपल कॉलम लेआउट और यूज़र इंटरफेस, सो ये पार्ट आपका एडवांस के अंदर ही आता है, तो ये उसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे अपने, तो ये चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं।
तो जो हमारे 9 to 10:30 वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से लीव कर देंगे क्लास में से, और 10:30 12 वाले बने रहेंगे इसमें।